morning, students. Once again, you are welcome in Political Science class for 10. Today, we are going to talk about decentralization in India in chapter Federalism. As you know that in previous lectures, I have also discussed about how the federalism in India survived, what are the different types of federations, and why federal form of government is so popular across the world. Today, before coming to this point, decentralization in India, I will tell you about some important topics which I have decided to discuss with you. So please be with me. And if you have any query regarding this topic or content, whatever I am teaching you, you may ask through my WhatsApp number you all have, and you can also comment in comment box if you have any problem. So let's start. Here we go. You know that students, federations, there are two types of federations. फेडरलिज्म का डेफिनेशन जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको बताया था फेडरलिज्म इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज शेयर्ड बिटवीन टू एंड मोर देन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट. फेडरलिज्म का टोटल मतलब क्या है? पावर को शेयर करना. पावर मीन्स गवर्नमेंट, सत्ता, सरकार, सिस्टम. जैसा कि आपको मैंने पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है. एक जगह मैंने आपको बताया कि जैसे कोई भी गवर्नमेंट है, एक जगह कंसंट्रेट होने से क्या होता है कि प्रॉब्लम क्रिएट होता है. लोकल लेवल पर जो प्रॉब्लम है उसकी जो बेहतर समझ है वो लोकल लोगों के पास होती है, इसलिए पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. बेल्जियम का केस आपने देखा था कि बेल्जियम में पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था. डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स वहाँ पर थे, डच, फ्रेंच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग. उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए उन्होंने वहाँ पर अपना विरोध दर्ज कराया और वहाँ पर फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया. 4th and 5th टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज देयर और फिर पावर को वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया. कम्युनिटी गवर्नमेंट क्रिएट किया गया थर्ड लेवल पर. थर्ड लेवल मतलब थर्ड टायर, तीसरा रूप. इंडिया के केस में हम पढ़ेंगे आज फेडरलिज्म और फेडरेशंस के टाइप्स क्या है. एक फेडरेशन होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन. आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ें. कमिंग टुगेदर फेडरेशंस में इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर कंट्री. आपको मैं बताऊं कि जैसे इंडिया में 28 स्टेट्स है फिलहाल. मैं एग्जांपल ले रहा हूँ. 28 स्टेट्स मिल करके इंडिया को अगर बनाते हैं, मान लीजिए, ये एज्यूम करना, मान लीजिए, तो क्या होगा कि एक बहुत बड़ा यूनियन, बिगर यूनियन फॉर्म होगा, एक बिगर स्टेट, एक बिगर कंट्री का फॉर्मेशन होगा. यहाँ पर क्या मैं कह रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर, एक साथ आ करके और एक बिगर यूनियन का फॉर्मेशन करते, तो इस फेडरेशन को कहेंगे कमिंग टुगेदर फेडरेशंस. सीबीएसई एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर. यू कैन राइट, दैट इज वाई आई हैव मेड नोट्स फॉर यू. यू कैन सी दिस. ओके. Independent states come together and form their bigger union and they form a country, a state. Okay. Coming together federation के साथ क्या खास बात है? Each state has equal power. क्या इंडिया में ऐसा है? हर एक स्टेट को इक्वल पावर है? क्या सभी राज्य समान रूप से सक्षम है? क्या सभी लोगों के साथ एक समान की व्यवस्था है? जी नहीं, नो. कैन वी से दैट इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ coming together federation? No, India is not the example of coming together federation. coming together federation में क्या होता है कि each state has equal power. सभी राज्यों की जो सत्ता है, जो उनकी शक्तियां हैं, जो उनका पावर है, वो एक समान होता है. इसके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. अमेरिका में 50 स्टेट्स है. अमेरिका में 50 राज्य है. 50 राज्य मिल करके USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फॉर्मेशन किए. तो यहाँ पर सभी राज्य महत्वपूर्ण. यहाँ पर राज्य ने कंट्री को बनाया. ध्यान से दिखेगा, स्टेट्स हैज फॉर्म्ड, क्रिएटेड कंट्री, अ बिगर यूनियन. यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आ रहे हैं. यहाँ पर सभी ने मिल करके नीचे से ऊपर की तरफ एक सिस्टम को क्रिएट किया है. जैसे 1000 लोग मिल करके एक कोई बॉडी क्रिएट करता है, कोई इंस्टीट्यूशन बनाता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ. ईच स्टेट हैज इक्वल पावर एंड दे हैव क्रिएटेड a bigger country, that is called coming together federation.
कमिंग टुगेदर, एक साथ आना और एक बड़े चीज का निर्माण करना, समझ रहे हैं ना। हाँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया आर एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। दे हैव मेड अ बिगर यूनियन, ईच स्टेट हैज इक्वल पावर, सभी राज्यों के पास समान पावर है और उन्होंने क्रिएट किया है एक बिगर यूनियन को। इसमें क्या होता है कि सेंट्रल और यूनियन लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो इन्फोर्स नहीं करता है स्टेट्स को। यहाँ पर हर एक स्टेट की एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, हर एक स्टेट की अपनी अलग पहचान है, उसी पहचान की वजह से वो जाना जाता है स्टेट। यहाँ पर किसी प्रकार का डिफरेंशिएशन नहीं है। सेंट्रल और यूनियन लेवल कैन नॉट इन्फोर्स स्टेट्स का मतलब है कि सेंट्रल और स्टेट कैन नॉट डोमिनेट, सेंट्रल कैन नॉट डोमिनेट स्टेट। So this is coming together federation. Here we look holding together federation. A large country decides, like India, to divide its power between the constituent states. India, Spain, Belgium are the examples of holding together का मतलब क्या हुआ? पकड़ के रखना, होल्ड करना। होल्ड मतलब पकड़ना। जैसे मैंने एक चिमटा पकड़ा हुआ, मैंने कभी कलम पकड़ा हुआ। I am holding a pen. You can see I am holding a pen in my fist. मेरी मुट्ठी में एक कलम है, मैंने इसको पकड़ा है। कलम अपने मर्जी से मेरे पास नहीं आया, कलम को मैंने पकड़ा, मैंने इसको उठाया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज होल्डिंग टुगेदर, एक साथ सबको जोड़ के रखना। एक बिगर कंट्री के लिए बहुत बड़ा टफ टास्क होता है। इंडिया जैसे देशों में जहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पर सभी स्टेट को अपने में मिला करके रखना, उनको कन्विंस करना, उनके साथ पावर को शेयर करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। फिर भी हम इसको समझने का प्रयास करें। A large country decides to divide its power between the constituent states. India are the example. India, Spain and Belgium are the examples of holding together federations. Central government tends to be more powerful. ऐसे स्थिति में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जब पावर नीचे की तरफ खसकेगा, जैसे ये सेंट्रल है और यहाँ से पावर स्टेट या लोकल के पास जाएगा, तो ये पावरफुल ज़्यादा हुआ। सम ऑफ द केस इंडिया में जब इमरजेंसी इम्पोज होता है तो राष्ट्रपति के पास सारे पावर्स चले जाते हैं। राष्ट्रपति इमरजेंसी डिक्लेयर करता है स्टेट में, पूरे स्टेट के लिए। इन दैट सिचुएशन सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल। एट दैट टाइम स्टेट हैज नो रोल, स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ सेंट्रल, स्टेट कैन नॉट से एनीथिंग। तो व्हाट वी कैन से दैट ना, सेंट्रल इज मोर पावरफुल इन सम ऑफ द केसेस। इमरजेंसी के केस आपने देखा ना, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन पूरे देश के लिए लागू हुआ। ऐसे स्थिति में स्टेट का क्या महत्व रह गया। फिर भी हाँ, हम इसको अभी पढ़ रहे हैं, आप इसका कंक्लूजन खुद निकाल सकते हैं, आप समझ चुके हैं। डिफरेंट स्टेट्स हैव अनइक्वल पावर्स। यहाँ पर क्या है, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस। अभी कुछ दिन पहले आपने क्या देखा, जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A था, उसके पास स्पेशल स्टेटस था कि नहीं था। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सीमांध्र जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, वहाँ पर भी विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। बहुत सारे राज्य जो कमजोर है उनको विशेष राज्य का दर्जा मिला, कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि नहीं, अनइक्वल पावर है। होल्डिंग टुगेदर में पावर एक समान नहीं रहता है स्टेट के पास, उनको बात माननी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डिसेंट्रलाइजेशन है, ऊपर से नीचे की तरफ गिरा है। पावर मतलब शेयर किया गया ऊपर से नीचे की तरफ। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि सारे स्टेट ने मिलकर के यहाँ पर क्रिएट किया है नेशन, जी नहीं। नेशनल लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल। ओके, सो स्पेशल स्टेटस, सम स्टेट्स हैव स्पेशल स्टेटस, दिस इज डिफरेंट सिचुएशन इन दिस केस। आई होप दैट यू माइट हैव अंडरस्टूड वट एवर आई हैव टॉक्ड। मैंने जो भी आपको पढ़ाया आपने समझा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आइए आगे आपको लिए चलते हैं। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, नेक्स्ट टॉपिक इज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप के लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं इंडिया में। ऑफिशियली लैंग्वेज 22 है, कॉन्स्टिट्यूशन में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज की चर्चा की गई है। इंडिया में असम, उड़िया, तेलंगाना में वहाँ तेलुगु बोलते हैं, कर्नाटक में कन्नड़ बोलते हैं। हर एक राज्य की अपनी अलग भाषा, उनकी एक रीजनल कल्चरल आइडेंटिटी है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। बहुत सारे राज्यों का निर्माण लैंग्वेज के आधार पर हुआ है। मैंने कल ही आपको बताया कि स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म्ड, क्रिएटेड, इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। स्टेट्स का जो क्रिएशन है वो लैंग्वेज के आधार पर है। तो ये आप समझ ही चुके हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, आगे बढ़ रहा हूँ।
सेंटर स्टेट का रिलेशनशिप बहुत ही मैटर करता है। इट डिपेंड्स अपॉन शेयरिंग पावर, टैक्सेशन, लेजिस्लेशन, जुरिस्डिक्शन। स्टूडेंट्स, टैक्सेशन का मतलब ये है कि जो रिवेन्यू है, जो टैक्स, जो कर लगाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, इससे उसको फ़ायदा मिलता है। और कुछ टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है अपने लेवल से, तो ये उसको मिलता है। तो यहाँ पर पावर को शेयर किया गया ना। सेंट्रल गवर्नमेंट विल कलेक्ट टैक्सेस टू देयर ओन, स्टेट गवर्नमेंट विल कलेक्ट टैक्सेस टू देयर ओन। तो हर एक का अपना अलग अलग एरिया, जुरिस्डिक्शन, इसी को मैं बोलता हूँ। कानून बनाने की बात करूँगा तो लोकसभा में कानून जो बनता है, विधानसभा में कानून जो बनता है, वो अलग अलग लेवल पर होता है। तो ये डिफरेंट को समझ सकते हैं। कोलिशन गवर्नमेंट इसीलिए आया। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी मिलकर के एक अलायंस करते हैं, फिर कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें रीजनल डाइवर्सिटी का महत्व रखा जाता है, देखा जाता है। इसीलिए बहुत सारे रीजनल पार्टी भारत में उभर करके आए हैं। बहुत सारे पार्टी का इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई एक पार्टी मिल करके, चाहे इंडिया जैसे देश में कि मैं गवर्नमेंट पूरा बना करके चला लूँ, मेजोरिटी की सरकार 5 साल के लिए, संभव नहीं है। इसीलिए इंडिया जैसे देश में एनडीए, यूपीए, दो बहुत बड़ी अलायंस पार्टनर, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, कांग्रेस जिसको लीड कर रही है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी जिसको लीड कर रही है। राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, कांग्रेस, बीजेपी। ये अलायंस, ये कोलिशन गवर्नमेंट का जो दौर है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय से काफ़ी देखा जाता है, प्रचलन में। ये 90 का जो दौर रहा, उससे कोलिशन गवर्नमेंट को ही ज़्यादा महत्व दिया गया। लोगों ने अपने रीजनल आइडेंटिटी को कायम रखने के लिए सेंटर में ऐसी सरकार को बना करके भेजा, जो सरकार डिफरेंट स्टेट्स के, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके। ऐसा नहीं कि सेंट्रल लेवल पर ही रिप्रेजेंटेशन हो, यहाँ पर स्टेट रिप्रेजेंटेशन का भी महत्व बढ़ता दिखा। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको, यूनिटरी और फेडरल, देर आर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है कि सेंट्रल लेवल पर पावर कंसंट्रेट होता है। पावर इज कंसंट्रेटेड एट वन लेवल, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल। सेंट्रल लेवल पर पूरे पावर को सेंट्रलाइज किया जाता है। ऐसे में क्या होता है कि जो लोकल बॉडीज है, जो लोकल स्टेट है, उनका कोई रोल ही नहीं रह जाता है। श्रीलंका को आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं। श्रीलंका में क्या था, यूनिटरी। यहाँ पर क्या है, फिर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, सोशल ग्रुप्स में शेयर किया जाता है, तो प्रॉब्लम नहीं होती है। देयर इज लेस चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लैशेस बिकॉज पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। In unitary form of government, power is not distributed. So these are the differences between coming together, holding together. Central state relation, taxation क्या है, CGST, SGST। C मतलब सेंट्रल, S मतलब स्टेट। GST जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग जाता है, स्टेट का अलग जाता है। कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इस पर शेयर होता है, स्टेट का भी होता है। तो इसे हम समझ सकते हैं कि वो दोनों का अलग अलग। रिवेन्यू कलेक्शन की बात ही कर लीजिए, तो कोई एरिया में कोई भी चीज़ पर रेवेन्यू अगर है तो वहाँ पर स्टेट का जो शेयर है वो स्टेट के पास है, अगर वो सेंट्रल के मैटर में, सेंट्रल में। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसको कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है, जिस पर कानून दोनों राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर के बनाने का अधिकार होता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इस डिफरेंस को समझ सकते हैं। आज मैं इस चैप्टर को फाइनलाइज करने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा वीडियो को मैं लंबा बनाना चाह रहा हूँ। आज मेरा ये लास्ट लेक्चर होगा फेडरलिज्म चैप्टर का। मैं समझ रहा हूँ, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स, टॉपिक्स विच वर डिस्कस्ड अर्लियर बाय मी। In spite of that, if you have any query, any problem, you may ask. Okay. Here we will talk about decentralization in India. मैंने आपको पहले ही बताया था मेरा टॉपिक आज का यही है, मैं इस पर ही मेन फोकस करके डिस्कस करने वाला था। लेकिन ये सभी टॉपिक्स भी महत्वपूर्ण थे, इसका मैंने चर्चा आपसे नहीं किया था, इसलिए मैंने इसको भी डिस्कशन में रखा। आइए अब आपको आगे लिए चलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया में। डिसेंट्रलाइजेशन पर मैंने पहले भी चर्चा की, आज इसको मैं नोट्स बना करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसमें कौन कौन सी बातें की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd और 74th अमेंडमेंट किया गया 1992 में, और एक थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट को क्रिएट किया गया। ऐसा क्यों किया गया? लोकल लेवल पे लोकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए और स्थानीय मुद्दों को नहीं दबाया जाए, उनके डिमांड को फुलफिल करने के लिए ज़रूरत महसूस हुई और 1992 में ऐसा करना पड़ा। संविधान में संशोधन किया गया और पंचायती राज सरकार, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम, स्थानीय स्तर पर सरकारों को मौका दिया गया, उनका भी इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया और इंडिया में इससे काफ़ी फायदा होता हुआ दिख रहा है। इसमें क्या फीचर्स है इसके, इसमें क्या क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में सारी बातें लिखी गई कि जो लोकल बॉडीज़ होंगी उनके साथ
किस प्रकार का ट्रीटमेंट किया जाएगा, लोकल बॉडीज़ को क्या क्या पावर दिया गया है, इसकी चर्चा आज मैं करने के लिए आपके साथ हूँ। सीट्स, जो इलेक्शन में जो सीट होता है जिसको हम लोग कहते हैं, कोई भी जगह से जो चुनाव लड़ता है कैंडिडेट, कहते हैं ना, मैं मुजफ्फरपुर सीट से चुनाव लड़ा हूँ एग्जाम्पल के लिए, मैं सीतामढ़ी से चुनाव लड़ रहा हूँ, तो कभी कभी आप देखते हैं कि सीतामढ़ी अति पिछड़ा सीट रिजर्व हो गया इस बार जनरल कैटेगरी कैंडिडेट उस क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकते। कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज फॉर शेड्यूल कास्ट, जो दलित है, हरिजन है, जो आदिवासी हैं, शेड्यूल ट्राइब्स, और जो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लास, अति पिछड़ा वर्ग, इन सबों के लिए इसका सबका परसेंटेज है, शेयर है, कौन सा सीट किसके लिए रिजर्व होगा, उसके पॉपुलेशन के हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है, और चुनाव में इनको रिजर्व सीट मिलता है और ये चुनाव लोग लड़ते भी हैं। इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेशन को दबाया ना जाए, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। जो ओबीसी है, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट या इनजस्टिस जैसी कोई बात ना हो, उनको भी अपॉर्चुनिटी देना है, इसलिए ऐसा किया गया। एक और खास बात इसमें क्या है, मैंने पहले ही बताया था आपको कि एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वीमेन, महिलाओं को 1/3 सीट देना है। ये लोकल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, महिलाएं 1/3 सीट पर चुनाव लड़ेंगी, ये प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा होता भी है। स्टेट इलेक्शन कमीशन क्रिएट किया गया इसलिए, और उनको रेगुलरली हर एक 5 साल पर एट एवरी 5 years दे कंडक्ट इलेक्शंस स्मूथली। पंचायती राज सरकार, म्यूनिसिपल इलेक्शंस, जो भी चुनाव होती है स्टेट इलेक्शन कमीशन को करना है। और इतना ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर पावर्स एंड रिवेन्यू फंड्स ऑल्सो। स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडीज के साथ फंड शेयर करे, फंड मतलब उसको फंड प्रोवाइड करेगी, सड़कें बनाना, सुरक्षा की जिम्मेवारी, वहाँ शिक्षा की जो जिम्मेवारी है, या फिर जो भी स्थानीय स्तर पर जो मुद्दे हैं उन सबको देखना, स्टेट गवर्नमेंट के साथ पावर शेयर करना, लोकल बॉडीज़ को उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिवेन्यू कलेक्शन की भी बात अगर की जाए तो रिवेन्यू भी शेयर किया जाता है, टैक्स वगैरह जो भी है वो लोकल बॉडीज अपना कलेक्ट कर सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिसेंट्रलाइजेशन से क्या हुआ कि चीज़ें आसान हुई, हमको कॉम्प्लेक्स या कन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट नहीं करना है, हमको पावर को शेयर करना है, हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और सभी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग लेकर के काम करना है। और इंडिया में ऐसा चल रहा है, आप सभी को मालूम है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि अब ये समराइज हो गया, इसका समरी आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। मैंने इसलिए आपको ये पॉइंट्स में डिटेल में डिस्कशन कर दिया। ये एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चंस, 5 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए। फेडरेशंस कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप्स, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडिया में किस प्रकार का है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। मैंने सारी बातें कि एक बार फिर से मैंने ओवरऑल आपको बता दिया है। आई होप दैट यू हैव गॉट इट। इन स्पाइट ऑफ दैट, फिर से मैं कह रहा हूँ, फिर भी अगर आपको कोई समस्या है आप पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में और इस लेक्चर में इतना ही। होमवर्क में आपको मैं बता दूं, आज का होमवर्क है आप सभी नोट्स बनाएंगे, कॉपी में इसका फेयर करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू।